Unacademy. Let's crack it. So educators, thank you for being here. Learners, thank you for being here. मैं स्टार्ट करना चाहूँगी विद अ वेरी पॉपुलर क्वेश्चन कि अगर कोई नॉन इंजीनियर है, सो देन हाउ शुड दे प्रिपेयर इन दीज लास्ट फ्यू डेज और फॉर द CAT 2023 एग्जाम? हाउ शुड देयर अप्रोच बी डिफरेंट? Okay, so I'll try to answer this question. First, we'll understand that if someone is a 2022 aspirant and if you are weak at maths, I'm sure first of all you will have that kind of phobia. So what I'll suggest is try to remove that phobia and try to learn the concepts, try to be sure of those concepts, and what you can do is you can just pick certain areas. Of course, you should not try to complete the quant, but you can pick 3 areas that you are strong at. Say for example, algebra, geometry, and arithmetic. Of course, arithmetic has to be one of them, and then you can try to practice more questions of those 3 areas and try to clear your cutoffs. And if you are preparing for 2023, then I'll suggest you have ample amount of time, so start brushing up your basics and try to accept maths as a subject. So don't try to think it that way you can't do it, because people, non-engineers in the past have done it, and Shweta Arora is one of the example. So yeah, you can also do it. Okay, so start brushing up the basics, and I'm sure it will take just one and a half month for you to breach that engineer non-engineer gap, and then you'll be at par with the engineers, and from there on you can start completing the topics in detail. So जैसे भरत सर, you've been teaching since so long, Udit sir, you as well, and Shabana ma'am आपने भी, have you ever seen in classes that there's a difference between an engineering student and a non-engineering student, as in कि वो उनके concepts grasp करने की ability में? एक्चुअली जो नॉन इंजीनियर होते हैं उनका फोबिया होता है मैथ्स का, दे कांट कैच अप विद मैथ्स कॉन्सेप्ट इतना सारा, कभी ज्योमेट्री है, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, इवन कुछ चैप्टर्स तो ऐसा होता है जो किसी भी नॉन मैथ्स बैकग्राउंड है, मैथ्स किसी को नहीं समझ में आता. फोबिया है 1.5 मंथ एक ब्रिज कवर करिए और उसको जो बेसिक से कवर करें, फिर आप सेल कर सकते हैं एडवांस क्वेश्चंस की तरफ. वही पॉइंट है. मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि एक ना मतलब जो मतलब इंजीनियरिंग वाला स्टूडेंट है ना, वो थोड़ा मतलब न्यूमेरिकल वाले सब्जेक्ट से थोड़ा टच में रहता है. वो अपने पूरी ग्रेजुएशन में रहता है, 12th तक भी उसने मैथ्स करा होता है, बट वो टच में है. लेकिन अगर आप टच में नहीं तो आप थोड़ा मतलब 2 महीने एक्स्ट्रा लेके अपने बेसिक्स पूरे रिवाइज करके 9th-10th के एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट चैप्टर्स भी रिवाइज कर लोगे तो चल जाएगा. मेरे को ऐसा लगता है कोई इशू नहीं आएगा. अलजेब्रा, ज्योमेट्री वहाँ से हो जाएगा, और अरिथमेटिक तो कैसा है हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं. And this question is specifically for someone जो let's say CAT 2022 टारगेट कर रहा है, अभी कुछ ही दिन बचा है. So then the question that a lot of people have is कि हमारे मार्क्स नहीं बढ़ रहे. So what should we do? How do we increase the marks of those marks? मतलब इसमें मैं थोड़ा बताना चाहूँगा. इसमें मतलब मैंने ये देखा है मोस्टली, अगर मैं 80% स्टूडेंट्स की बात करता हूँ मैं, ठीक है, मतलब बच्चा सिर्फ मॉक टेस्ट लगाएगा और उसके बाद मतलब यार अच्छा नहीं आया, चल अगले मॉक में देख लेंगे. उसके बाद अगर आप लोग मतलब अगर 2 घंटे का मॉक टेस्ट हमारा है, अभी तो पिछले 2 साल से ये पैटर्न चल रहा है, अगर आप 4 to 5 आवर्स का एनालिसिस नहीं लगा रहे हो ना, तो मुझे लगता है कि आप ऊपर से काम चला रहे हो ऐसे ही. और वो सबसे बड़ा रीज़न है कि आपका स्कोर एक जगह रुक जाता है. आप ये नहीं देख रहे यार मेरे वीक एरियाज कौन कौन से हैं. मतलब मुझे अब तक याद है, मेरी ना पूरी एक डाउट नोटबुक बनी हुई थी कि मॉक टेस्ट 1 में मेरे ये क्वेश्चंस गलत हुए थे यार, ठीक है, मैंने वो लिख लिए थे, क्योंकि तब हम लोग इतना इंदा स्क्रीनशॉट ले लो, तब पूरा एक डाउट नोटबुक है और मैं आज तक काम आती है वो. मैं तो पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, कि मैं उसमें से क्वेश्चंस पिक कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं वो. अगला मॉक टेस्ट लगाने से पहले मैं उनको रिवाइज करता था कि अगर मैं कोई अगला मॉक टेस्ट लगा रहा हूँ कि ये गलतियाँ मैंने पहले की थी, अब मुझे गलतियाँ नहीं करनी है. कोई एक स्पेसिफिक टॉपिक ऐसा है कि उसमें बार बार गलती कर रहा हूँ. फॉर एग्जांपल मानो अलजेब्रा में था, मैं यार हर बार मेरा क्वेश्चन गलत हो रहा है, लोगैरिथम का क्वेश्चन गलत हो जा रहा है, तो फिर मैं क्या करता, लोगैरिथम को लेके बैठ जाता था. मैंने कहा मेरे पास 5 दिन है, अब मैं इसको नहीं छोड़ूंगा. मतलब कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं जाएगा कि मैं इससे ना कर पाऊँ, उसके पीछे पड़ जाता. मेरे को लगता है यहाँ से इंप्रूवमेंट के चांसेस मुझे ज़्यादा लगते हैं कि हो जाएगा इंप्रूवमेंट. एग्जैक्टली एडिंग टू व्हाट उदित सेड, मॉक्स में जनरली स्टूडेंट्स का यही एटीट्यूड होता है ना कि मॉक्स एक वो है, जादू की छड़ी है. मतलब उनके हिसाब से स्कोर्स आना चाहिए मॉक्स से. मॉक्स आर मतलब वो समझना पड़ेगा लोगों को कि मॉक्स इज नॉट फॉर स्कोर बढ़ाना. मॉक्स इज टू गेट यू फेमिलियराइज्ड एंड मोर कंफर्टेबल विद द पैटर्न एंड विद द सिस्टम, यू नो, वो होता है मॉक्स. तो एनालिसिस इज आई थिंक अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दैट, कि अगर आप मॉक्स लिए जा रहे हैं, कल दूसरा मॉक है, परसों तीसरा मॉक है, तो इसकी एनालिसिस कहाँ गई? तो ये वो वाली बात है कि तुमने एक टेस्ट दिया क्लास में, बच्चे ने टेस्ट ले लिया, वो क्वेश्चन के आंसर्स वेरीफाई करना समझना नहीं है. अगले दिन फिर दूसरा टेस्ट देने, मैम आ गया मैं क्लास में, नए क्वेश्चंस कहाँ हैं? भाई कल जो हमने क्वेश्चंस किए उसको पहले वेरीफाई तो करो, उसको तो पहले समझो. सो दिस इज व्हाई स्टूडेंट्स आर नॉट एबल टू पुल अप देयर स्कोर्स एंड मार्क्स. सो यू बेसिकली सेइंग कि 2 मॉक्स लेने के बीच का जो गैप है, उसमें आप जो भी करोगे दैट विल डिटरमाइन कि मार्क्स वो मतलब स्कोर इंप्रूवमेंट करने मुझे लगेगा वहाँ से बढ़ेगा. और एक होता है ना एनालिसिस करते टाइम में थोड़ा देखना चाहिए कि यार एवरेज टाइम कितना था इसमें. कभी कभी ऐसा होता है, सही मैंने भी किया है,
लेकिन मैंने उस क्वेश्चन से करने में 3 मिनट लगा दिए, बाकी लोगों ने भी किया, बाकी लोग 1 मिनट में उसको क्वेश्चन कर रहे हैं, तो वो 2 मिनट का टाइम तो मैंने खराब करा है ना। तो मुझे देखना चाहिए कि हो सकता है इसका कोई और अच्छा बेस्ट सॉल्यूशन अवेलेबल हो वहाँ से, मुझे मैं भी नहीं जानता उसको, तो मुझे रिसर्च करनी है उस पर। कभी कभी जो मॉक टेस्ट के सॉल्यूशंस में गिवन होता है ना, वो अच्छा अप्रोच होता है, ठीक है, हमने जो पढ़ा होता है हमें लगता है यार अब तक पढ़ा ही नहीं था हम लोगों ने, वहाँ से हमें बहुत कुछ सीखने के लिए मिलता है। मतलब वो देख लेना चाहिए, ऐसा नहीं कि हर बार मतलब हम अपने वो कॉन्सेप्ट्स वाले क्वेश्चन उठा रहे हैं। तो मॉक टेस्ट वाला जो सॉल्यूशन होता है उसमें कभी कोई शॉर्टकट यूज़ करता है, वो कहता है कि इसको ऑप्शन से कर लेंगे, ये सारी चीज़ें करनी चाहिए। तो वो ये लास्ट के 1 मंथ में ना हिट एंड मिस अप्रोच नहीं होना चाहिए कि हम दे रहे हुआ तो ठीक है, नहीं दे रहे तो मॉक अगला चलाओ। यू हैव टू चेक अ पैटर्न, यू हैव टू डिसाइड अ पैटर्न कि वेयर यू आर फॉलिंग डाउन, उसको आपको सुधारना पड़ेगा, अदरवाइज देयर वोंट बी एनी इंप्रूवमेंट इन द मॉक्स। और कुछ बच्चों तो ऐसा होता है ना कि उनको क्वांट अच्छा लग रहा है, वीआरसी उनसे नहीं हो रहा, तो क्वांट ही करते चले जा रहे हैं। क्वांट करने से वीआरसी इंप्रूव नहीं होगा। ये बच्चा बहुत गलती करता है, मतलब मेरा एक स्टूडेंट है इसी साल का, वो ऐसे ही कर रहा है, क्वांट ही पढ़े जा रहा है। मैंने कहा भाई वीआरसी नहीं क्लियर होगा ऐसे क्वांट पढ़ने से, क्वांट हाँ वही बताना मुझे उसका नाम थोड़ा। एटलीस्ट इतना तो करो ना, आपका भी स्टूडेंट है वो, एटलीस्ट इतना मैंने कहा सेक्शनल तो क्लियर हो जाए ना भाई तेरा। मतलब वो पता नहीं, अब होता है कुछ बच्चों के साथ, वो से फील आने लगती है सब्जेक्ट पढ़ने में, मैथ से थोड़ा कुछ लोगों का होता है अलग से। अच्छा, यहाँ पे जैसे सभी लोग लर्नर्स हैं, तो आई हैव अ क्वेश्चन, आई वांट टू आस्क कि आप में से किसी का गैप ईयर है या कोई ऐसा प्रोफाइल का सीन है कि मेरी प्रोफाइल उतनी अच्छी नहीं है, मेरे बैकलॉग्स हैं, मेरे पास गैप ईयर है? 2 साल का गैप हो, 3 साल का गैप हो किसी का। मेरा एक गैप है। आफ्टर 12 आई ड्रॉप्ड अ ईयर टू स्टडी फॉर आफ्टर 12 आई ड्रॉप्ड अ ईयर टू स्टडी फॉर द इंजीनियरिंग अगेन, but then I could not clear it, so I got into Bachelor of Arts. So that 1 year was my it had gone just for studying physics, chemistry, mathematics, but कोई result नहीं आया. And after that, like after graduation, I immediately joined a job and working here. So there is a gap here. तो ये जैसे इनका भी क्वेश्चन है ना, सो इस तरह ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आया था कि इफ़ आर प्रोफाइल हैज़ अ गैप या फिर हमारे पास बैकलॉग है, प्रोफाइल में कुछ इशू है, तो ये सब चीज़ें अफेक्ट करेंगी क्या आपकी कॉल या आपकी फाइनल सिलेक्शन? Does it even affect? I don't think gap year has any impact as such. अगर कोई impact होता तो वो उधर उनके admission form में लिखा होता कि आपके gap year कुछ है, या फिर just think it that way कि when IIM Ahmedabad is inviting certain candidates, they are investing their resources, and if they feel कि no, this candidate doesn't stand a chance or this candidate should not be selected for so and so reason, why would they invite? So yes, I'll say कि gap year is not a problem. You just need to tell them the reason, that what productive did you do? Did you prepare for the exam or did you try something else? Trying and failing in something else is not a problem, and that will not be counted as a negative gap year. करेक्ट। एंड यहाँ पे मैं एक पॉइंट खुद ही ऐड कर देती हूँ, इवन दो क्वेश्चन भी मैं खुद ही पूछ रही हूँ, बट यहाँ पर मैंने एक बार एक IIM स्टूडेंट का इंटरव्यू लिया था, तो शी शेयर्ड दिस एक्सपीरियंस कि कई बार लोग क्या करते हैं गैप ईयर में सोचते हैं कि मुझे ये भी कोर्स करना है, ये भी करना है, ये भी करना है, बट इवन इफ यू आर एबल टू टेक द गैप एंड प्रिपेयर फॉर द कैट एग्जाम एंड यू डू वेल इन द कैट एग्जाम, दैट इज जस्टिफिकेशन इनफ and that is sufficient to prove that you utilize the gap, because at the end of the day interviewer भी यही expect कर रहा है ना आपसे कि आपने gap में जो भी करना चाहा वो successful हुआ है। Right. In fact, I just want to add one point since you quoted this point. So I could recollect one example of a student. Now this was a student who scored well, but just to fill this gap year, this student had pursued one digital marketing course. Now you know digital marketing course. I mean everyone feels like okay, I know something about digital marketing. This candidate completed digital marketing, and when he actually went for the interview, he was asked some detailed question of digital marketing and he couldn't answer. So what you are doing, just don't do a certification course just to fill the gap year or to get that certificate. You need to have thorough knowledge of that. That's my advice. Next question is that if someone is currently scoring somewhere like 50s, 60s में mock score है, can they improve it to 90s? In the time that's left, let's say 40-45 days left for the CAT exam, can they still do it? I think this has to be answered in this thing, context of both the subjects, like I mean QA and VARC के हिसाब से. So Udit, would you like to take this question? मतलब अगर मैंने ऐसे स्टूडेंट्स देखे हैं लिटरली, मतलब ऐसा भी होता है कि मतलब आप कौन सा मॉक टेस्ट लगा रहे हो, कभी कभी ऐसा होता है कि एक अच्छे स्टूडेंट के मॉक टेस्ट में भी कमा जाते हैं, ठीक है, उसको रहता है कि नहीं यार वो मतलब अगर वो मतलब उसको रिपीटर भी है, ठीक है, इवन उसका बहुत कम आ जाएगा, कहेगा यार ये तो एक्सपेक्ट नहीं था कि क्या हो गया मेरे साथ, ऐसा सिनेरियो भी देखा है। लेकिन मेरे को ऐसा लगता है कि वही है ना कि आपकी स्ट्रैटेजी क्या है, ठीक है, आप क्या कर रहे हो अभी नेक्स्ट 45 डेज में, वो बहुत इंपॉर्टेंट रखती है, ठीक है। मैं देखता हूँ इस टाइम पे मतलब बहुत सारे बच्चे होते हैं कि अच्छा ये कंटेंट तो मैंने पढ़ा हुआ है, कोई XYZ बुक है, अब मैं ये वाली बुक लगा लेता हूँ। ये मतलब मुझे लिटरली लगता है कि तुम खुद अपने आप को डिस्ट्रैक्ट कर रहे हो। जो तुमने पढ़ा हुआ है ना, तुम उसको पहले रिवाइज तो करो,
बहुत सारे बच्चे मतलब ऐसे होते हैं कि सिर्फ नोट्स बना रहे होते हैं, अब किस लिए बना रहे हैं उनको ये नहीं पता, इनको पता होता है भाई मैंने लास्ट टाइम में पढ़ना भी है, इनको रिवाइज भी करना है। तो ये चीज़ें हैं जहाँ से डेफिनेटली मॉक टेस्ट का स्कोर इंप्रूव होता है। हमारा तो हुआ था, मुझे लगता है बाकी लोगों का भी हो जाएगा, ठीक है। ये चीज़ें करनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं, जैसे कुछ चीज़ें फिक्स हैं, अगर आपने प्रीवियस पेपर्स का ढंग से किया है कि लॉगरिथम का 1-2 क्वेश्चन पक्का आएगा, टाइम एक्सपीडियंस के 3 क्वेश्चन पक्का आ रहे हैं, ठीक है। मतलब कुछ चीज़ें फिक्स हैं। मैं कहता हूँ अगर उन टॉपिक्स पे भी अच्छी तरह रिसर्च कर लोगे ना तो तुम्हारा आराम से 95% तुम ऐसे ही ले आओगे। मतलब तुम कहते हो यार मैं टॉपिक छोड़ भी दूंगा ये, मतलब अगर आप देखो ना पीएनसी एंड परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन प्रोबेबिलिटी के 1 या 2 क्वेश्चन दिखेगा, पिछले 5 साल के पेपर इजिली अवेलेबल हैं। तो मुझे लगता है कि अब नहीं पढ़ रहे तो छोड़ दो उसको भी, लेकिन जो पढ़ा हुआ है ना उसको जरूर रिवाइज कर लो। अदरवाइज नई चीज गेन करने के चक्कर में पुराना भूल गए तो फिर तो वो इंप्रूवमेंट के चांसेस बहुत कम है ना। जहां से ज्यादा आने के चांसेस हैं उसको पकड़ो, उसको रिवाइज कर लो तो डेफिनेटली वो जाएगा। मतलब सिली मिस्टेक से कभी कभी हमारे परसेंटाइल कम हो जाता है कि मल्टीप्लाई गलत कर दिया, ठीक है, ऑरली कर रहे थे मल्टीप्लाई गलत हो गया। तो ये सिली मिस्टेक्स मुझे ऐसा लगता है कि रिवीजन से, ठीक है, और आप मतलब प्रैक्टिस जो कंटेंट कर रहे हो ना अभी जहां से प्रैक्टिस लगा रहे हो, मतलब कोई क्वेश्चन बैंक है आपके पास, ठीक है, वो ज्यादा चेंज मत करो अभी, मतलब ज्यादा गेम मत खेलो अपनी मतलब पूरी प्रिपरेशन के साथ, ठीक है, कि अब मैं एक्स एजुकेटर कंटेंट लगा लेता हूँ, ये लगा लेता हूँ या ये नई बुक लगा लेता हूँ। मुझे लगता है कि अभी लास्ट 40 to 45 डेज में अगर आपने शुरू के 5 मॉक टेस्ट भी लगाए, इफ यू आर स्कोरिंग 50 to 60 परसेंटाइल, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से अगर गो थ्रू हो जाओगे ना, लास्ट 5 to 10 ईयर्स की प्रीवियस क्वेश्चन कर लोगे तो डेफिनेटली आपके स्कोर में अलग ही बूस्ट आएगा, ठीक है। वो मतलब एक्चुअल रिसोर्स है ना कि कहां से मतलब सोर्स पता लग गया कि हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगा लिए तो वो एग्जाम में आया हुआ है, उसी के जैसा एग्जाम में आएगा, ठीक है। तो मुझे लगता है वहां से डेफिनेटली फायदा होता है और बहुत बच्चों को हुआ है, ठीक है। आपने इतने सारे बच्चे पढ़ाए हैं, आप श्योर हो कि 50 to 90 होता है? हाँ मतलब 45 ये महीने में भी 2 महीने में भी मतलब 40, हाँ आराम और से हो जाएगा। VARC में तो डेफिनेटली मतलब हो सकता है फ्रॉम 50 to 90 यू कैन टेक इट अप इन दिस पीरियड ऑफ 1.5 months, बट देन उसके लिए यस आई वुड लाइक टू हाईलाइट ऑन अ फ्यू पॉइंट्स। नंबर 1 इज स्ट्रैटेजी। सो स्टूडेंट्स हु आर जस्ट मूविंग फॉरवर्ड एमलेसली, पता क्या कर रहे हैं स्टूडेंट्स, करते हैं जनरली or questions or questions or questions or questions. If I take technique sessions, strategy sessions, if there are 20 students who come for those, 5 to 6 will be there. Oh, आज questions नहीं है, questions नहीं है. So this is the problem, you know, in these last few days, how can you target more questions and questions? पूरे साल तो किया है हमने वो, right? So number 1 is strategy. Sit down and make a clear strategy as to मुझे अब क्या क्या करना है। स्ट्रैटेजी वो होगा जो उदित ने बोला कि मुझे ये करना है, ये करना है, इतने क्वेश्चंस अब रिवाइज करने। सेकंड इज मेक योर ओन रिविजन पॉइंट्स VARC में जो भी टॉपिक्स हैं उसको लेके। थर्ड इज इफ यू हैव यू नो लाइक इन दीज लास्ट 30 days इफ यू रियली स्टार्ट रीडिंग अ लिटिल बिट एक्स्ट्रा, why? Because on that day you don't know what is going to be sprung upon you in the form of RCs, and then student आके मुझे कहता है बाद में कि alien topics थे। मैं पूरा साल निकलता है बच्चों को ये बताते हुए there is nothing called alien topic if you have been reading a little bit। अभी AIMT में जैसे जो मेरे सेशंस हुए हैं RC पे, तो उसमें I showed this कि how you can start thinking and connect from one to the other। So ये reading is very important, especially in these last 30 days। And the last but not the least, PYQs। He also said about PYQs। 5 साल मेरा तो I'm telling you, I'm laying a bet on it कि 2017 से लेकर के 21 5 साल का ऑथेंटिक पेपर है, ठीक है। उसके पहले 2008 एंड पहले का था, बीच का गायब है। अब जो मार्केट में इतने फ्लडेड हैं पेपर्स, तो क्या करते हैं लोग कि वो नॉन ऑथेंटिक वाले को उठा करके दे आर डूइंग इट एंड दे आर थिंकिंग वो कैट का है, दैट्स नॉट जेन्युइन कैट। तो खाली 5 साल आप कर लो 17 to 21 एंड गारंटीड है कि आपका VARC में तो निकलेगा ही निकलेगा उसमें। हाँ, उसको 2 बार कर लो, 3 बार कर लो, हाँ। लेकिन वो मतलब एक्चुअल कंटेंट है ना हमारे पास, वो तो बिल्कुल कैट की मतलब एक इमेज ही है कि हाँ ऐसा आया है, तो उससे बहुत बेनिफिट मिलता है। और सीली मिस्टेक्स अपनी कम कर दो, मतलब वो प्रैक्टिस से ही होंगी। नया पढ़ने से अच्छा है पुराना पढ़ लो। मैं तो बच्चों को बोलता भी कि वीकली शेड्यूल बना लो अपना, मंडेज फॉर रेशो के 10 क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है, ट्यूसडे परसेंटेज के 10 क्वेश्चंस करने हैं। इस तरह से वो पूरा रिवीजन हो जाता है, वीकली रिवीजन हो जाएगा। लास्ट 40 डेज में अगर 2 बार भी रिवीजन हो गया तो बहुत अच्छा है मेरे लिए। अभी ये लास्ट के फेज में कितने मॉक टेस्ट आप सजेस्ट करोगे किसी को भी लेने के लिए? एंड एक क्वेश्चन और है कि क्या मुझे रोज मॉक टेस्ट लेना चाहिए? नहीं, बर्बाद नहीं होना है रोज मॉक टेस्ट लगा के। बहुत जरूरी है, एक मॉक के बाद फिर एनालिसिस, एक दिन मॉक फिर नेक्स्ट डे एनालिसिस, और फिर अपनी गलतियों को इम्प्रूव करना कि भाई मिस्टेक्स ना हो एंड गिव मोर एंड मोर टाइम टू ओवरकम इट। तो आपके हिसाब से वो मैजिक नंबर क्या होगा लास्ट मंथ के लिए?
20? 15 to 20, that is what even I would say. And just like Bharat sir said ना कि daily क्यों करना, alternate days करो, and daily वो बंदा कर सकता है somebody who has already reached that bracket of 95, 97. जैसे यहाँ पे अभय बैठा है एक, अभय what do you say? Yes, ma'am. So, like, I've also been following the strategy for mock tests. Like, I've been giving mock tests almost every alternate days now, right now, and I'm getting a percentile somewhere around 98 plus on an average in every mock. So, whatever mistakes or whatever problems that are going wrong on a regular basis in every mock, so I do mock one day, and the next day I do the entire analysis of that mock, and whatever mistakes I have done or whatever topics that I feel are still weak, I focus on that and try to improve upon that in the next mock. So I have seen a gradual improvement over a week at least. That a week before I was weak in speed distance time, but now I have done it better, giving it considering more time compared to any other topics. अब आप ये सोचो ना, कुछ बच्चों ने तो अभी 10 दिन पहले स्टार्ट किया है, उनकी तो हिम्मत, पहले वो क्लास में जब आके बोलते हैं ना मैम आई एम न्यू टू द क्लास, तो पहला मेरा डायलॉग होता है बेटा तुझे देखूं या अपने आप को देखूं या इस घर को देखूं, किसको देखूं मैं, हिम्मत कितनी है आपकी कि अभी मैं स्टार्ट कर रहा हूं, फिर मैं पूछती हूँ अच्छा भाई आपका लेवल बहुत अच्छा होगा, मैम बहुत बुरा है मेरा VARC, मैं कहती हूँ हाँ बहुत अच्छी बात है, हाँ अब क्या करना है. सो इफ दीज स्टूडेंट्स स्टार्ट टेकिंग मॉक्स अभी लास्ट के 30 डेज में डेस्परेट, वाई बिकॉज द अदर्स आर डूइंग इट, तो इवन आई नीड टू फॉलो दैट. वो क्या करेंगे बेचारे, यू नो, और फिर क्या होगा श्वेता, दे विल गेट इवन मोर डीमोटिवेटेड. तो उनका तो शुरू में जब स्टार्ट ही नहीं हुआ प्रिपरेशन, दे विल गेट डीमोटिवेटेड कि भाई मेरा तो आ ही नहीं रहा है स्कोर. तो मॉक्स भी एक मिथ है, शबाना मैम भी भ्रम है, उदित सर भी भ्रम है, अन अकेडमी भी भ्रम है, पूरा उनका डिसइल्यूजनमेंट हो जाएगा. सो इट डिपेंड्स. लेकिन आपने अभी VARC की बात की, तो जो VARC के मॉक्स होते हैं स्पेसिफिकली उनके मार्क्स इंप्रूव करने के लिए या एक्यूरेसी इंप्रूव करने के लिए कोई ऐसा स्ट्रैटेजी, मंत्र, कोई ऐसी चीज जो आप बहुत रिकमेंड करते हो दैट डेफिनेटली वर्क्स? तो आपने रीडिंग बताया था, आपने कहा था पास्ट ईयर क्वेश्चंस भी करो, बट और हम क्या कर सकते हैं? मान लो मैंने मॉक दिया, नहीं अच्छा मार्क्स आया. You have to first identify, Shweta, what type of student you are. तो अभी जैसे अपने इसमें AIMT बूट कैंप में भी मेरी स्ट्रैटेजी हुई है, मतलब एक स्ट्रैटेजी सेशन था जिसमें व्हाट आई डिड वाज कि उसमें ना स्टूडेंट्स को डिवाइड कर दिया मैंने कि अभय इफ़ यू आर दिस काइंड ऑफ अ पर्सन जिसका बहुत अच्छा है एंड यू डोंट फील एग्जॉस्टेड बिकॉज ऑफ पैसेजेस, ठीक है, तो यू शुड टारगेट दीज मैनी क्वेश्चंस, यू शुड डू इतना VA, इतना RC. सिमिलरली आई केम अप विथ लाइक 7 to 8 सच डिविजन्स कि कोई एक ऐसा बच्चा है श्वेता जो कि पैसेज पढ़ता है, पहले 10 मिनट में तो ना उसका माइंड ब्लैंक रहता है, उसको करीना कपूर याद आती है, उसको बिपाशा बासु याद आती है, उसको कोई पैसेज नहीं दिखाई देता है. सो भाई ये 10 मिनट में अगर वो करेगा तो उसका वेस्ट ऑफ टाइम है. सो इट्स बेटर टू गो टू ऑड वन आउट्स एंड PJ, वहाँ पे थोड़ा सा घूम फिर लिए, फिर वापस जब माइंड इज लाइक किक्ड इनटू एक्शन, कम बैक देयर. सो दिस इज हाउ आई आइडेंटिफाइड कि हर बंदा का एक टाइप होता है. पहले वो तो आइडेंटिफाई करो कि आप किस टाइप में हैं, एंड देन यू पिक माई स्ट्रैटेजी फ्रॉम देयर, जो मैंने दिया है कि आपको इतना अटेम्प्ट करना चाहिए, इतना इतना इतना. यू आर गोइंग टू टेक अप योर स्कोर्स लाइक दिस. Hi, so my name is Krishi. I just had a quick question. With RC, what we do is, so passage reading, passage is fine, but when we come to questions, it's something that all of us have been constantly experiencing, wherein with options, there are two options which are easily neglectable, but then the other two, there's a like 50-50 chance of each of them being there, and as individuals, the way we interpret question is different, and we might have different interpretations. So how do we understand which is the correct answer? Like option elimination becomes... So you're talking about the process of elimination, Yeah, option on which there was a specialized portion of my session during the boot camp. So if you can just take that extra effort and go back and check, I had 2 sessions. One was on 14th and one was on 15th. You need to check the one on 14th. You won't believe, but what I did was like I deconstructed RC ka elimination technique, okay? And then I came up with 15 points. 14 to 15 points. So what you are saying, that was exactly explained कि पहले 2 options तो निकल गए, असल तो जो बाल नोचना होता है वो लास्ट के 2 में, and then more often than not I'm sure you end up marking the other one, right? It's always the other one. So you need to go back and check. There are 14 to 15 points, things like extreme words, हिस्ट्री जनरलाइजेशन, यू नो, कहीं पर वो है कि लाइक आपका आउट ऑफ स्कोप है, कहीं पे एक अट्रैक्टिव वर्ड ऊपर से पिक करके ट्रैप बना के डाल दिया है. सो वंस यू गेट अक्वेंटेड विद दोज 14 to 15 पॉइंट्स ऑफ प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन एंड देन यू सिट इन फ्रंट ऑफ द ऑप्शंस, ट्रस्ट मी बहुत क्लियरली दिखता है उसमें.
So I think you should just try this out once. Even if you reach out to me later, I can send you those 14-15 points and you can just go through them. It will like work wonders for your POE. Understandable. Thank you. तो मैम आप ये बोल रहे हैं कि ऑप्शन गलत ऑप्शन बनाने के 14-15 वेज हैं. बिल्कुल. Learn those. So I teach the students the story from the other side of the table. कि ये बंदा जो पेपर बना रहा है ना वो क्या पिक करेगा, क्योंकि मैंने हजारों क्वेश्चंस बनाए हैं और आई नो द साइकोलॉजी, सो आई टीच देम दैट. सो उनको वो दिखता है उसमें वहां पे कि अच्छा ये ऑप्शन तो ये वो वाला टेक्निक अच्छा मैम ने जो ही बताया है. सो मोर ऑफन देन नॉट हिट हो जाता है वहां पे वो. एंड आई थिंक ये बहुत कॉमन चीज़ है. आई थिंक हाउ मेनी ऑफ यू फेस दिस 2 ऑप्शंस वाला थिंग कि 2 में 1. मेरा तो मतलब मैं खुद भी ऐसी थी. बहुत common है वो problem. एंड सिमिलर लाइंस पे अगर किसी के कॉन्ट में मार्क्स नहीं बढ़ रहे हो मॉक्स में, देन व्हाट शुड दे डू अदर देन द फैक्ट कि वो सिलेबस कवर करें या क्वेश्चन सॉल्व करें या पास्ट ईयर क्वेश्चंस करें, बिकॉज दीज आर द थिंग्स दैट दे माइट ऑलरेडी बी डूइंग, या अगर नहीं भी कर रहे हैं तो दे कैन डू. बट इज देयर एनीथिंग एल्स जो मॉक देने के बाद ही अगर मुझे दिखा कि मेरा क्वांट का मार्क्स नहीं बढ़ रहा है, व्हाट डू आई डू? एनीबॉडी कैन टेक इट आउट. So I'll just add one point here that particularly I've seen students assuming that they have completed their concepts, whatever they had to do. Suppose I'm prepared with arithmetic, algebra, and modern maths, and I have done the basics of numbers and geometry. Okay, so now I'm very sure that I should be able to solve questions from arithmetic, algebra, and geometry. But over there they fail in identifying the right question. And they end up picking a question which actually becomes very difficult, and then sometimes they take it on ego कि ये तो मैं हर बार करता था तो मुझसे तो सॉल्व हो ही जाना चाहिए, and then they don't realize in the process they have wasted already sometimes 4-5 minutes. So they pressurize themselves. So try to do all this, try to overcome these weaknesses during the mocks, and I'm sure you will refine, you'll be able to attempt a little more with good accuracy. इसमें एक पैसिव वर्क भी काम आता है, जैसे कि अगर आप लोग पूरा पेपर एक बार थॉरो देख लें, 10-10 सेकंड 15-15 सेकंड करके आप पूरे क्वेश्चन देख लो, तो आपको एक आइडिया होगा कि बच्चे मुझसे बोलते हैं सर आखिरी के 4 क्वेश्चन बहुत आसान थे, मैं पहले फंस गया और आखिरी नहीं कर पाया. तो फर्स्ट 2 to 3 मिनट रीड ऑल द क्वेश्चंस, आपको एक आइडिया होगा कि यार ये मैं कर सकता हूँ, लास्ट के 2 बहुत ईजी हैं, मिडिल में 3 मुझे मिल गए थे. तो फर्स्ट सॉल्व दोज ईजी क्वेश्चंस, देन गो टू दैट डिफिकल्ट वन, और जो फिर आपको लगता है फाइनली बाद में सबसे करना है उनको रिव्यू में डाल दो. दिस इज द बेस्ट स्ट्रेटेजी फॉर मॉक, और इससे आपका एग्जाम में भी स्कोर बढ़ेगा. एक और पॉइंट है सर के कॉन्टेक्स्ट में मैं बता रहा हूँ कि मेकिंग श्योर दैट वी आर गोइंग थ्रू एवरी सिंगल क्वेश्चन. So there are 2 strategy for particular quant section, the question attempts strategy. One is split strategy and the other is round 1, round 2 strategy. Most of the students, those who are very well prepared, they go for round 1, round 2 strategy. Now what is round 1, round 2? So I am already getting say 90-95% in quant section. Definitely in next 30 days I can try to take my score above 99. So what I do is I'll go through all the questions, and since I have written sufficient mocks, I am well prepared, I'll not get trapped in the questions. And what I'll do is in the first 30 minutes or maybe say 20 minutes, I'll try to pick those low hanging fruits. And once I've done that, in the process I'll also mark the other questions that I should be doing in round 2. So this is round 1, round 2. But those who are not very well prepared, or those who are not even able to cross 90 percentile mark, I suggest that go for split strategy. So what is split strategy? You have 40 minutes for quant section, so you divide it in 2 parts. 20 minutes question number 1 to 11, 20 minutes question number 12 to 22. So it becomes very easy for you to ensure that I need to go till 12 before I need to go to 11 question in first 20 minutes itself, and you will not be carried away, and it will increase your chances of going through all the questions. I never knew about the split strategy, so I also used the round strategy during my mocks, but I never knew that the split strategy works better for people who have, let's say, not those like 90 plus nahi hai. Correct. So yeah, I mean this is a good strategy. This works better for those who are not going to solve say 12-13 questions, because those who are going to solve 12-13 questions, I mean they are very clear, and I'm sure they'll not waste their time. It never happens with them that they didn't see question number 22, assuming there are 22 questions in the section. Correct, Right. correct. And anything for LRDI, like similarly, if they have to improve their marks in LRDI, Right. what works then? LRDI, I'll just add one point here that of course you need to go through all the previous year questions. Make sure that you are spending some amount of time on daily basis to review each and every question from previous 5 years. That comes out to be total 10-12 slots. तो आप उसके सारे क्वेश्चन रिव्यू कर लो, और हर एक क्वेश्चन की मतलब जो सिनारियो है वो आपको पता होना चाहिए, क्या ट्रिक यूज हुई थी, क्योंकि ज़्यादातर आप देखोगे ना तो आपको थोड़ा सा रिपीटेशन दिखेगा.
चाहे वो वेन डायग्राम मैक्सिमाइजेशन मिनिमाइजेशन क्वेश्चन है या फिर वो नंबर क्रंचिंग का क्वेश्चन है, क्वांटिटेटिव रीजनिंग, तो ये आपको मिल जाएगा। इसके अलावा एक पॉइंट है कि LRDI के अंदर टीटा क्वेश्चन आते हैं, अबाउट 20-25% क्वेश्चन आर टीटा क्वेश्चन। कुछ टीटा क्वेश्चन ऐसे होते हैं, मैं ये नहीं कहता हूँ 4-5 ऐसे क्वेश्चन मिल जाएंगे, लेकिन 1-2 क्वेश्चन आपको ऐसे मिलते हैं जिसमें रेंज ऑफ पॉसिबल आंसर बहुत ही कम होते हैं। जैसे 8 लोग हैं, उनकी रैंकिंग करना है और आपको पूछा है प्रशांत का रैंक क्या है, तो आपको पता है उसका रैंक 1 to 8 में ही होगा और वो टीटा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन कभी भी मत छोड़ना, भले आपने कुछ नहीं किया, पर व्हाट इज द चांस ऑफ गेटिंग द राइट मार्क्स? 12.5%, 1/8। सो गो फॉर दैट, मेक श्योर दैट यू आर नॉट लिविंग सच टीटा क्वेश्चन, और हर एक पेपर में एक ऐसा टीटा क्वेश्चन मिल जाता है, तो काफी so one extra। अभी अगर किसी को एनालाइज करने हो अपने मॉक्स, लेट्स से आई हैव टेकन अ मॉक, आई हैव गॉटन ईच एंड एवरी सेक्शन का एनालिसिस, तो व्हाट शुड आई बी एनालाइजिंग एग्जैक्टली? क्या पैरामीटर्स मुझे एनालाइज करना है? सो इसमें आई स्टार्ट ऑफ विद एन ओवरव्यू, बिकॉज हर सेक्शन में कुछ चीज़ें तो करनी होती हैं, बट यू कैन टॉक अबाउट द सेक्शन वाइज पैरामीटर्स। सो आई थिंक जैसे ही परसेंटाइल आया, इट डिपेंड्स ऑन 2 things, योर अटेम्प्ट रेट एंड योर एक्यूरेसी रेट। Now if I see that my attempt rate in a particular section, attempt rate मतलब कितने percentage questions मैंने किए, if that number is low, that's the very first target I have to improve. Then of course I'll see कि what is the accuracy rate. And similarly another parameter I'll see is कि कोई भी question, any question that I pick up, how much time I spent versus how much time other people spent, how many people got that question right versus did I get it right or not. So I think these were some parameters that I always looked at. What are the other parameters? And Shabana ma'am, let's start with you because VRC is the first section जिसका हम analysis करते हैं. One very important thing is time, of course. I mean, see, if I have attempted a question and I took, let's say, 3 minutes for that question, फिर मैंने उसमें देखा कि बाकी लोगों ने भी ये question attempt किया है, उन लोगों ने तो 30 seconds में किया है, तो मतलब मैं इतनी dense हूँ, तो क्यों? तो मतलब आई नीड टू पिक दोज क्वेश्चंस, वहाँ पे टाइम का एनालिसिस, टाइम एनालिसिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इट शोज मी दैट मे बी आई अटेम्प्टेड अ क्वेश्चन विच शुड नॉट हैव बीन अटेम्प्टेड। भाई बाकियों ने उसको स्किप कर दिया एक और क्वेश्चन को, मैं उसमें बैठ गई और मैं उसको लेकर के, जैसे उदित ने एक पॉइंट बोला था, ईगो पे नहीं ले लेना है उसको। भाई VARC में तो बहुत होता है ये पॉइंट, यू नो, स्टूडेंट्स जस्ट एक पैसेज में 5 क्वेश्चंस हैं, लेट्स से 4 या 5। अब ना मैं एक टेक्निक सिखाती हूँ, आई टेल द स्टूडेंट्स कि भाई जो एवरेज स्टूडेंट्स है, सो गो फॉर 2-2-2-2, जैसे रौनक सर ने बोला लो हैंगिंग फ्रूट्स, ठीक है, दैट इज व्हाट आई से इन अदर टर्म्स। मैं बोलती हूँ कि गो फॉर 2-2-2-2, ईजी वाले पिक किए। नहीं, स्टूडेंट्स ने आसान तो करनी नहीं है ना लाइफ उन्होंने अपनी, वो क्या करते हैं, एक पैसेज में 4 क्वेश्चंस हैं, 2 कर लिया मैंने। शबाना मैम की बात याद आ रही है, क्या छोड़ना है बाकी दोनों, ईजी हो गए दोनों, पता है सॉलिड। नहीं नहीं, ऐसा कैसे, ये पैसेज की ऐसी की तैसी, मैं तो बाकी दोनों भी करके चलूंगा, खत्म। अगला 3rd 4th क्वेश्चन जो दोनों थे ट्विस्टर्स हैं, उनका टाइम वहाँ पे गजल हो गया, पूरा खत्म हो गया। 2-2-2-2 यू मीन कि हर आरसी में 2 क्वेश्चंस करने? एग्जैक्टली, लो हैंगिंग फ्रूट। सबसे पहला शॉपिंग बैग लेकर के शॉपिंग मॉल में घूमो, उसमें सुपरमार्केट में, जस्ट पिक द थिंग्स जो ना आप आसानी से फ्लिक कर सकते हो। सोचो आप क्लेप्टोमेनिया को उठा रहे हो आप इजीली, तो ऐसे ऐसे चीज़ें पिक करो जो कि 2-2-2-2 सब जगह से ना आसान पिक करके आप निकल लो उसके बाद। एंड ये जो अभी रौनक सर ने बोला ना स्प्लिट वाला, दैट इज एग्जैक्टली व्हाट आई एम रेफरिंग टू, कि विद इन द फर्स्ट 20 मिनट्स ये आपका 2-2-2-2 खत्म हो जाना चाहिए। All the 4 RCs? All the 4 RCs 2-2-2-2, because it's not necessary for you to read all the RCs thoroughly before you go to the questions. That's old school of thought, that's passé. That is what I'm trying to teach students now, that bust those myths and come out of that. So my masses, my average students are able to do well just because of this. कि I teach them कि तुमको पैसेज पे थीसिस थोड़ी लिखनी है, वो चाहे कोई भी किसी पे भी आए, तुम्हें क्या करना है, go to the questions, pick main idea, pick title, pick वो जो आपके वो होते हैं ना specific info वाले, these are called low hanging fruits in VARC. ये pick करो, go to the passage and you know just take out these answers, take the main idea, pick these answers. तो ये मैं बता रही हूँ कि जब एनालिसिस आप करने लगो तो आपको ये देखना होगा कि आई नो दैट माई स्ट्रेंथ्स वर दीज क्वेश्चंस। अब मैं ले रही हूँ टेस्ट, तो मेन आइडिया मुझे अच्छा लगता है, स्पेसिफिक इन्फो, उसके बावजूद मेरे ये रॉन्ग हुए हैं, तो दैट मीन्स माई इंटरप्रिटेशन इज रॉन्ग। तब फिर मुझे उसका वो चेक करना पड़ेगा, राइट? जैसे उदित ने बोला कि कई सारे मॉक्स में एग्जाम्पल्स होते हैं, शॉर्टकट्स होते हैं, दिया रहता है। So this is very important that you have to check how much time you took, why you goofed up, उसमें time analysis आपका जाता है। So this is something important and I feel this really works wonders when we come to VARC। और हाँ, VARC में एक और चीज़ बहुत काम करती है, मैंने देखा है। Let's say अभय यहाँ पे, ठीक है, he takes the test।
अब उसका ना उसने जो राइट आंसर्स दिए ना 10 राइट आंसर्स दिए हैं, तो अभय शुड नॉट गेट कंप्लेसेंट अबाउट इट कि मेरा तो ये राइट था, मैं इसका क्यों चेक करूं आंसर। मैं तो चेक करूंगी वो राइट वाला का भी, मैं चेक करती हूँ इसलिए क्योंकि हो सकता मैंने तुक्का मारा, हो सकता मेरी थिंकिंग डिफरेंट है। VARC में इट मैटर्स कि आपने कैसे एलिमिनेट किया उसको। सो अ स्टूडेंट शुड लुक एट द राइट आंसर्स ऑल्सो कि उनका एक्सप्लेनेशन अब मेरा मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। सो दिस इज अ वैलिड पॉइंट। जो ये तो पॉइंट पे भी है, मैं तो बच्चों को बोलता हूँ अगर आपने कोई क्वेश्चन सही किया है ना तो इसका मतलब ये नहीं कि उसको एनालिसिस नहीं करना है, उसको डेफिनेटली करना है। मैंने वही है ना कि यार हो सकता है बाकी लोगों से कम टाइम लिया, तुमने ज़्यादा लिया है, तुम्हारी अप्रोच क्या थी तब करने की, तुम घर पे बैठ के कर रहे हो सकता है तुम बहुत मतलब जल्दी कर लो उसको, तब तुम्हें वो चीज़ें हिट ही नहीं कर रही थी कैसे करना है, तुम घर पे बैठ के कर रहे हो, तुम पूरा विदाउट वेरिएबल कर रहे हो, वहाँ पे तुमने लेट एक्स माना हुआ था, ये सब चीज़ें। तो वो तो बहुत मैटर करता है कि आप जो सही किया है ना उसका भी एनालिसिस करना है अपने को, ये नहीं कि हमने ऐसे ही छोड़ दिया कि ये तो हो गया था मेरे से, इसको क्यों करूँगा मैं। जो आप ये क्वेश्चन बोल रहे हो ना, ये एग्जैक्टली क्वेश्चन भी है किसी का कि अभी तो मैं घर की सेटिंग में मॉक दे रहा हूँ, एवरीथिंग इज फाइन, बट वंस आई गो टू द टेस्ट सेंटर एंड आई सी ऑल द एस्पिरेंट्स फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, हाउ विल आई हैंडल दैट? यार ये ना देखो ह्यूमन नेचर है, ऐसा नहीं मैं नहीं बोलूँगा नहीं मैं बहुत एक्सपर्ट था मुझे फ़र्क नहीं पड़ता था, जब इतना बड़े हॉल में बैठ के हम भी मॉक दे रहे होते ना पेपर, फ़र्क पड़ता है उसका। ठीक है, हो सकता है तुम घर बैठ के क्वांट में 22 में तो तुम्हारे डर सबको लगता है, गला सबका सूखता है वो रियलिटी है, लगता है सबको। ठीक है, आप एक एज ए स्टूडेंट बन के देखो ना उस पेपर को, उसको पता है यार इस बार क्लियर नहीं हुआ तो मम्मी डांटेंगी, पता नहीं क्या क्या हो सकता है, कोई क्यों दे रहा है अपने को नहीं पता उसकी स्टोरी। ठीक है, बट डर लगता है और ये रियलिटी है, ऐसा मैं नहीं बोलूँगा नहीं लगना चाहिए डर, तुम पढ़ लो ये कर लो, वहाँ जब जाएगा ना वो एडमिट कार्ड लेके बैठेगा अंदर, वहाँ पे पेपर स्टार्ट होने वाला होगा, उसको लगेगा वहाँ चिल करना पड़ेगा उसको थोड़ा, बट उससे अपने मतलब एक माइंडसेट ऐसा बना लेना है। ठीक है, जब मॉक टेस्ट लगा रहे हो, मेरा मानना है अब जैसे अभी 45 डेज बचे हैं, ठीक है, तो अभी से अपने माइंड को ट्रेन करना शुरू कर दो कि नहीं मेरे बराबर में कुछ भी चल रहा हो। ठीक है, अब मैं घर पे बैठ के मॉक टेस्ट लगा रहा हूँ तो मेरे बराबर से बारात जा रही है, तो मेरे को पता नहीं लगना चाहिए कि बराबर से कोई गया भी है। ठीक है, मुझे ये नहीं पता लगता था कि मेरे बराबर में कोई आया भी था, मैंने कहा मम्मी आप भी रूम में आए थे जब मैं मॉक टेस्ट लगा रहा था, तो ये होता था मेरे साथ। ठीक है, तो ये होता है लेकिन फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, इससे अपने माइंड को ट्रेन करना है। वो ये ना कि तुम उससे ऐसे चलोगे ना तो तुम्हें फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, बल्कि मैं तो अपने दोस्तों को बोल देता था जब मैं बाहर रहता, मैंने कहा तू 2-3 बार राउंड लगाइयो, ठीक है, डिस्टर्ब करियो, क्योंकि वहाँ पे भी होता है वो इधर उधर लोग घूमते रहते हैं। ठीक है, बट इससे वही है माइंड ट्रेन करना पड़ेगा, आप करोगे ना तो उसी से हो जाएगा। जैसे हम बोलते हैं, मैं कहता हूँ छोटी छोटी कैलकुलेशन लिख के मत करो, आप शुरू से ही अपनी प्रिपरेशन टाइम में उसको ट्रेन करो माइंड को कि नहीं करना है, लिख के नहीं करना है, मैं ओरली करूँगा, इसको ओरली करूँगा, तो डेफिनेटली आदत बन जाएगा फिर। ये तो सही पॉइंट कहा। एक और चीज़ हम समझते हैं कि डर का जो हमारा रीज़न क्या है। You know, when I'm going to exam center, I may be fearful because of 2 reasons. One is anxiety, which is very obvious when you're getting into new atmosphere. It's a very important day of your life. You're going to feel that anxiety. But remember, this anxiety is short term, but it's going to fade away in some time. बट अगर आपकी प्रिपरेशन कच्ची और आपको जो डर लग रहा है ना, वो डर इतना आसानी से जाएगा नहीं। सो द बेस्ट वे टू एलिमिनेट दिस पार्ट इज बी वेरी वेल प्रिपेयर्ड। अगर आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर्ड हो, वो एंग्जाइटी वाला जो पार्ट है ना, आपको ऐसा लगेगा मैं डरा हुआ हूँ, विद इन 5-10 मिनट्स आप वो एनवायरमेंट में अपने आप को डाल लोगे। पर अगर आपकी प्रिपरेशन अच्छी है तो, अगर आपकी प्रिपरेशन नहीं है तो वो आप शायद उधर भी अच्छा परफॉर्म नहीं करने वाला, है ना। वैसे जब एग्जाम स्टार्ट हो जाता है 40 मिनट का जो टारगेट होता है, उस वक्त 5 मिनट कुछ याद ही नहीं रहता है, केवल पेपर दिखता है, क्वेश्चन दिखते हैं, कुछ याद ही नहीं रहता। वो 40 मिनट कहाँ चले गए, क्वेश्चन अरे 5 क्वेश्चन रह गए अभी, वो उसको याद ही नहीं रहता। वो 22 क्वेश्चन को याद रखना, वो मेमोरी में आपके सेट हो जाएं, आपने 1000 कॉन्सेप्ट पढ़ लिए हों लेकिन वो उस समय 22 मेमोरी में आपके आ जाएं, दैट इज द की। वो ट्रेन करने से ही होगा सर, मतलब वो तो अपने करना ही पड़ेगा। और मैं एक चीज़ और इसमें ऐड ऑन करना चाहूँगा, हम सेक्शन वाइज बात कर रहे थे ना, मतलब हम लोग जब मॉक टेस्ट लगा रहे होते हैं ना, तो मेरा मानना है, मान लो फॉर एग्जाम्पल 7th क्वेश्चन है, मुझे पता है कि यार मैंने पीएनसीओरिटी नहीं पढ़ा, ठीक है, मैं नंबर्स पढ़ के नहीं जा रहा, नंबर्स के 4 क्वेश्चन आ गए, तो मैं क्या करता हूँ, मुझे वो क्वेश्चन नंबर याद हो जाते थे। 13 क्वेश्चन तक को वहाँ पे कर्सर पे भी नहीं ले जाना, मतलब 10 सेकंड भी क्यों वेस्ट करूँगा, बस नहीं करूँगा, मतलब मैं लिख लेता था उसको रफ नोट उस पेपर पे ना कि 13 क्वेश्चन 14 क्वेश्चन मेरे को करना ही नहीं है भाई, ये छोड़ दे वाले, इनको दूर रखो अपने से, ठीक है। तो वो क्लैरिटी हो जानी चाहिए कि मेरे को नहीं करना है, उस पर फिर दोबारा सेकंड थोड़ी नहीं आना चाहिए, कर लेता हूँ, ठीक है, वो वहाँ नहीं करना। मॉक टेस्ट में नहीं कर सकते तुम लोग बैठ के, घर पे कर सकते हो कि अच्छा ये क्वेश्चन अगर एग्जाम में आएगा तो मैं करूँगा या नहीं करूँगा, करके देख लेता हूँ चलो। लेकिन जब मॉक टेस्ट में बैठे तो तुम्हें बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, नहीं करना तो नहीं करना, डेट सेट। बच्चे बहुत सारे बच्चे टाइम वेस्ट कर लेते हैं, अरे सर मैंने पढ़ा तो इन था पीएनसीओरिटी, लेकिन 11th क्लास में पढ़ा था तो मैं उसके बेसिस पे करना शुरू कर दिया, मुझे इस पर 3 मिनट लग गए। तो फिर मतलब लिटरली मन करता है कि यार तू ऐसी गलती क्यों कर रहा है, एक सीरियस एस्पिरेंट ऐसी गलती कर रहा होता है तो बहुत दिक्कत होती है फिर।
और ये चीज़ें होती हैं, यहाँ से फर्क पड़ता है। 2 गलत क्वेश्चन चूज कर लिया ना तुमने, तुम्हारे स्कोर की बैंड बच जाएगी पूरे, मतलब स्कोर कम हो जाएगा पूरा का पूरा। बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ कही है कि अगर आप नेक्स्ट डे किसी को प्रपोज करने वाले हो ना, तो वो लम्हा आपकी ज़िंदगी का सबसे लंबा होता है, बहुत एक एक लम्हा आपको लगता है। लेकिन कैट के जो 120 मिनट्स है ना, वो आपकी ज़िंदगी का सबसे शॉर्ट टाइम होगा, आपको पता ही नहीं चलेगा वो 120 मिनट कहाँ निकल गए। इट्स गोइंग टू एलिप्स लाइक एनीथिंग, ट्रस्ट मी। और फिर उसके बाद कम से कम 100 बार आप रिपीट करोगे कि मैंने क्या किया था, कैसे किया था। ये तो मैं कर सकता था। रिवाइंड होगा। Ifs and I'd buts. like to ask sir a question. जो आपने बोला था ना सर कि माइंड को ट्रेन करने से ही होगा, तो should I repeat? या तो आपने जो बोला था ना सर कि माइंड को ट्रेन करने से ही ये होगा, तो आई वांट टू नो, मान लीजिए कैट फॉर एग्जांपल 11 AM को होने वाला है, तो द मॉक्स प्रीवियसली दैट वी डू, वी स्टार्ट द मॉक्स एट द सेम टाइम एट विच द एक्चुअल एग्जाम है, सो दैट आवर माइंड एक्चुअली गेट्स मोर फोकस इन। इससे बहुत फर्क पड़ता है, पता है आपको। जैसे कि भूख लगती है, एक टाइम पे खाना हाँ। खाया बहुत दिन तक, तो उसी टाइप पे भूख लगती है, एंड जब हम उठते एक टाइम पे, तो तुम्हें पता होगा प्रीवियस ईयर में किस किस टाइम पे एग्जाम हुआ था, ठीक है। अभी तो मेरा मानना रहता है, मैं तो बोलता हूँ उसको ऑल्टरनेटिव चेंज करते रहो। एक मॉर्निंग स्लॉट में देता हूँ, अगला नून स्लॉट में दूंगा, फिर इवनिंग स्लॉट में दूंगा, उसको ऑल्टरनेटिव चेंज करो हर मॉक टेस्ट में। फिर जब एडमिट कार्ड आ जाएगा तुम्हारे पास, तुम्हें पता है तुम्हारा कौन सा होने वाला है, एटलीस्ट वे 5 मॉक टेस्ट लगा के जाओ, ठीक है। और नंबर ऑफ मॉक टेस्ट में मुझे ऐसा लगता है वो वेरी करते हैं। अभी 45 डेज बचे हैं, मतलब अगर मैं प्रिपेयर मतलब मैं इस बार पेपर देने जाऊंगा ना, तो मेरा सिंपल से रहता है 5 दिन में एक मॉक टेस्ट लगाना है अपने को। मैं मैक्स टू मैक्स 9 मॉक टेस्ट देता यार, वो ना वेरी करेगा। देखो सकता है तो सर मैं तो 20 देने का प्लान बना के बैठा हूँ, आपने 9 बोल दिया, ठीक है। मेरा फोकस रहता है कि जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरा VA वीक है, तो मैं VA के सेक्शन लगाता ज़्यादा, ठीक है। फुल लेंथ लगाता मैं उसका, लेकिन VA के मैं सेक्शन ज़्यादा लगाता, क्योंकि मुझे वहाँ और इंप्रूव करना है अपना स्कोर। एंड रिलेटिंग टू सेम पॉइंट, मान लीजिए 40 मिनट का एक सेक्शन है, तो हम कहीं ट्रैवल कर रहे हैं या कुछ हम कर रहे हैं, लेकिन वी आर नॉट इन द स्टडी जोन, हम कहीं और है, बट वी हैव द 40 मिनट्स ऑफ टाइम, हम ये काम कर रहे हैं, देन वी हैव लाइक समथिंग 40 मॉक टेस्ट मत लगाना ट्रैवल करते टाइम, ठीक है। उस टाइम पे शुड वी डू दैट, ताकि वो एक्चुअली उस और कुछ कर, लेकिन ये भी नहीं कि मैं मतलब मैं ट्रैवल कर रहा हूँ, मैं उस टाइम पे मॉक टेस्ट, मुझे लगता है वो इतना प्रोडक्टिव नहीं होगा, ठीक है। उसको शांति से बैठ के, मतलब वही है ना, ट्रेन उसी हिसाब से करो ना माइंड को। अब मैं पेपर देने जाऊंगा, मैं ट्रैवल थोड़ा ही कर रहा हूँ तब वहाँ पे, ठीक है। अगर 40 मिनट्स का, एक तो मतलब हम लोग डिस्कस भी कर रहे थे श्वेता और मैं सुबह, ठीक है। ये 40 मिनट्स वाला ना और ज्यादा मतलब हमें लगता है कि यार कम टाइम है। जब 1 घंटे का पेपर होता था ना, तो लगता है कि हाँ चल ठीक है यार, उदित 1 घंटा है तेरे पास, आराम से कर ले, ठीक है। लेकिन 40 मिनट्स मतलब एज अ स्टूडेंट देखेंगे तो थोड़ा कम टाइम लगता है, ठीक है। 1 घंटे से तो कम ही हो गया ना टाइम यार, ठीक है। तो हमने 1 घंटे वाले पेपर भी दिए हैं, ठीक है। तो उसमें लगता था कि थोड़ा ज्यादा टाइम आराम से कर लेंगे, ठीक है। अभी कम टाइम है, लेकिन ये नहीं कि मैं अब खाना खा रहा हूँ, अच्छा मम्मी ने खाना दे दिया और मैं VA का मॉक टेस्ट लगा रहा हूँ, ये मत कर रहा, मतलब मजाक में मत लेना उसको, ठीक है। बहुत सारे बच्चे करते हैं ऐसी ऐसी गलतियाँ, ठीक है, कि कभी भी कुछ भी करना शुरू कर देंगे। अरे शांति से करो, बैठ के आराम से, यहाँ भी टाइम है अब करूंगा, अदरवाइज चिल भी करना होता है, ठीक है। मम्मी को बाहर ही रखती होती थी, मम्मी आना नहीं, 3 घंटे नहीं आना। अरे मैंने तो लास्ट टाइम पे मतलब बोला था, मतलब होता था ना, मैं मतलब थोड़ा अलग ही, मैं ज्यादा वो करता था मतलब एक्सपेरिमेंट, ठीक है। मैंने कहा अपने दोस्त को, तू 3 बार आना मेरे रूम में, ठीक है। मेरे को फर्क ही नहीं पड़ना चाहिए कौन आ रहा है, मुझे इससे ज्यादा ट्रेन कर रहा था अपने माइंड को कि फर्क नहीं पड़ना चाहिए, ठीक है, कि कौन आ रहा है बराबर में, ठीक है मेरे को। और वो एक्चुअली में फर्क पड़ता ही नहीं है। जब वहाँ पे टाइम स्टार्ट हो रहा है, टाइमर चल रहा होता है, अरे तू कौन गया भाड़ में जाए, सब अपना क्वेश्चन हो रहा है नहीं हो रहा है, उससे फर्क पड़ना चाहिए। जो क्वेश्चंस नहीं करने होते ना, उनको ना मतलब लिटरली लिख लिया करो। कभी कभी ऐसा होता है, हमने 2-3 बार स्क्रीन पे उस पर चलेगा, अच्छा ये तो अभी पढ़ा था, ये तो होगा नहीं उससे, हमने उसमें बहुत टाइम वेस्ट कर लिया। तो वो मुझे ऐसा लगता है 4-5 क्वेश्चन तो हम बहुत जल्दी सेलेक्ट कर लेते हैं कि तो करने ही नहीं है अपने को, तो उन पर बिल्कुल टाइम वेस्ट करना ही नहीं है। वो स्क्रीन पे भी नहीं लाने अपनी, ठीक है, करना ही नहीं तो क्यों टाइम देना उनको, ठीक है। और आपके हिसाब से किसी को इस समय GDPI के बारे में सोचना चाहिए? कतई नहीं, ठीक है। कैट के आंसर की जिस दिन आएगी ना, उस दिन सोचना उसके बारे में, ठीक है। वो 1 हफ्ते बाद आंसर की रिलीज हो जाती है ना, तब सोचना, ठीक है। अभी से क्यों, मतलब अभी कैट अच्छा होगा तभी GDPI जाने का मौका मिलेगा, ठीक है। मतलब GDPI के लिए देखो, या तो एक होता है कि इवन लॉन्ग बिफोर, लाइक व्हेन यू स्टार्ट योर प्रिपरेशन फॉर कैट, यू कैन डू दिस साइमल्टेनियसली। सो GDPI इज अ स्लो एंड स्टडी प्रोसेस। ऐसा नहीं होता है कि आप अभी कैट करते करते साथ में वो कर रहे हैं, ऐसा नहीं होगा। सो या तो यू स्टार्टेड बैक देन, otherwise it's like, you know, once you get your result and then you know that you are slotted for that, तो भाई चलो ठीक है, let me take the bull by the horns, तो तब आप शुरू करो उसको फोकस्ड वे में।
है कैट के टाइम अभी प्रिपरेशन वो चल रही है, अभी कोई क्या ही मुझे करेगा, लगता है क्यों वो हो करेगा? जाता है कि अगर मैं मान लो पेपर दे रही हूँ, नहीं अच्छा हो रहा ना, तो मेरे दिमाग में और चीज़ आने लगेंगी जो मेरे को लगता है मैं ये भी नहीं कर रही, वो भी नहीं कर रही, मेरी प्रोफाइल भी नहीं है, होगा नहीं होगा, तो वो सब क्लब ही हो जाता है, एक साथ ही हो जाता है। एक क्वेश्चन और आ रहा होता है ना अभी, सर मेरा एनमेट भी है सर, ठीक है, एनमेट कैट से पहले देना है बाद में देना है सर, कब देना है? तो मेरा वो ये कि प्रिपरेशन तुम्हारी अच्छी है ना, तुम उसे कभी भी दे दो, ठीक है। नहीं सर कैट के बाद वाले हार्ड आते हैं, तुमने पेपर बनाया है क्या हार्ड आते हैं? तो ये रिलेवेंट क्वेश्चन लगते हैं मुझे, अगर तुमने अच्छी तरह पढ़ाई करी है ना, और मतलब वो बच्चों से मतलब बहुत मासूम मासूम बच्चे आते हैं, कहते हैं सर जस्ट अभी मिड सेप्टेम्बर प्रिपरेशन स्टार्ट किया है और कैट फोड़ना है इस बार मेरे को। उनके लिए मेरे पास लिटरली कोई स्ट्रैटेजी नहीं। मेरे को लगता है कि एक सीरियस एस्पिरेंट को ना कम से कम 6 महीने लगते हैं, ठीक है, पूरा सिस्टम को समझने में कि क्या सिस्टम है। सितंबर के मिड से आप फुल्ली मॉक टेस्ट पे मतलब लगाओ, उनका एनालिसिस करो, तब जाके आपका अच्छे स्कोर आ सकते हैं। इफ़ यू आर टारगेटिंग 95+, ठीक है, वो तभी पॉसिबल है, मतलब उसके लिए 6 महीने चाहिए। ऐसे अब कोई और है IIT का बच्चा है, ठीक है, वो मतलब उनके लिए मेरा कुछ नहीं है, एवरेज स्टूडेंट की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक, इतना टाइम लगेगा उसको, ऐसे ही नहीं आएगा मतलब, ठीक है। अगर तुम एक्सपेक्ट कर रहे हो कि यार 98 लाना है, तो ऐसे ही नहीं आएगा वो कि तुम 2 महीने पहले स्टार्ट कर दोगे। अब किसी का आ जाए तो वो एक्सेप्शनल केस है, मिल लेंगे उससे, उसने क्या स्ट्रेटेजी फॉलो की थी। मतलब वही है ना कि शुरू के 5 मॉक टेस्ट पे ना स्कोर पे फोकस करना ही चाहिए। मैं हर बार क्लास में बोलता ही बात हूँ कि मतलब डोंट फोकस ऑन स्कोर कितना आ रहा है, ठीक है। तुम्हें देखो, मैं जो टॉपिक पढ़े हैं मैंने पिछले 6 महीने में, 8 महीने में, वो मैं कर भी पा रहा हूँ, नहीं कर पा रहा हूँ। और अगर पढ़े हुए टॉपिक तुम कर ही नहीं पा रहे हो तो तुम्हारा पढ़ने का फिर कोई फायदा है ही नहीं। मतलब अगर मान लो तुमने टाइम स्पीड डिस्टेंस के मान लो 20 घंटे के सेशंस देखे हैं, वहाँ 3 क्वेश्चन आए, तुम 3 में से एक भी नहीं कर पाए, तो लिटरली वो 20 घंटे तो बर्बाद ही हो गए ना अपने, वहाँ से कुछ आउटपुट निकला ही नहीं है। तो मेरा पॉइंट है वो 20 घंटे एक बार लगे हैं, लेकिन उनको रिवाइज करने में ना अभी 20 घंटे नहीं लगने वाले हैं। अब मैक्सिमम वो 6 to 7 आवर्स में रिवाइज हो जाएगा, उसको दोबारा प्रैक्टिस करना है, लेकिन वहाँ से आउटपुट निकलने के चांसेस हैं। और जो चीज़ नहीं पढ़ी नहीं है, ठीक है, उस पर इन्वेस्ट कर रहे हो, जो चीज़ पढ़ ली है पहले वहाँ से आउटपुट निकालने की कोशिश करो। और मेरा मतलब वही है, 6th मॉक टेस्ट पे अपने स्कोर पे फोकस करो। मैंने ये स्लैब भी बच्चों के लिए बांट रखे, मैं क्लास में बोला भी था, मैंने कहा अपना टारगेट बना लो। तुम्हारे क्वांट में 5 मॉक टेस्ट लगाया तुमने, एवरेज अटेम्प्ट देख लो कि मेरे एवरेज कितने सही गए थे, 7 क्वेश्चन मेरे सही जा रहे हैं। तुम्हारा 6th मॉक टेस्ट में टारगेट है 9 क्वेश्चन का होना चाहिए। ये नहीं कि मैं अब 13 करके आऊँगा, वो पॉसिबल ही नहीं है। 7 से 13 कैसे जाओगे? तो स्टेप वाइज बढ़ो, उस पर 9 करने हैं, फिर 9 जब अचीव होना शुरू हो जाएगा, फिर मेरे को अब 11 क्वेश्चन सही करने हैं, मेरा टारगेट वो है, ठीक है। तो वो धीरे 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 बढ़ता है, और ये लिटरली ये स्ट्रैटेजी बहुत काम करेगी आपको, ठीक है। छोटे छोटे टारगेट्स बनाओ। अब हम लोग पता क्या होता है, मतलब वही होता है ना, पहला मॉक टेस्ट लगाने जा रहे हैं अपनी लाइफ का, ठीक है, और पहले में हमारा सपना था 99 से तो मैं मानूंगा ही नहीं मैं, ठीक है। तो वो होने वाला ही नहीं है। और तुम लिटरली शुरू के 5 मॉक टेस्ट में मतलब बच्चे तैयारी छोड़ देते हैं, ठीक है। हम ऑफलाइन क्लास में देखते थे हम लोग, जहाँ हमारी क्लास में सितंबर में 60-70 स्टूडेंट्स आ रहे होते थे ऑफलाइन में, वो अक्टूबर में देखा गया 30-30 बच्चा रहे ना, कि रीज़न क्या है तुम्हारा ना आने का। वो फिर फ़ोन करते थे, सर ये नहीं हो पा रहा। मैंने कहा तुम मतलब वही है ना, मॉक टेस्ट के बेसिस पे पूरी प्रिपरेशन अपनी छोड़ दी, मतलब ये नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो स्कोर पे फोकस ना करो 5 मॉक टेस्ट में, वहाँ से बल्कि अपने टारगेट्स डिसाइड करो आगे जाने के लिए, कि मेरे को क्वांट ना 9 क्वेश्चन सही करना है। पता लग गया ना मैं कितने पानी में हूँ, अब मुझे वो थोड़ा लेवल बढ़ाना है अपना। बट हम तो पहले में कह रहे हो यार नहीं यार, क्वांट में तो 99 के बिना मतलब खाना नहीं खाऊंगा, ठीक है, तो फिर हालत ख़राब हो जाएगी और ज़्यादा। और अगर हमें सिली मिस्टेक्स अवॉइड करनी हो तो हम उसके लिए क्या करें? लाइक हमारी एक्यूरेसी में कई बार सिली मिस्टेक। ध्यान लगाना शुरू करो, सुबह योगा वोगा शुरू करो, खाना शुरू करो। अच्छा, सिली मिस्टेक जो बच्चे करते हैं ना, नॉर्मली बहुत ज़्यादा क्वेश्चन करने के चक्कर में करते हैं कि मैं आज 20-22 करके आऊँगा। मेक अ स्मॉल गोल, वही ना टारगेट 12, 13, 14। अगर आप सोच के जाओगे कि मुझे भाई 3 सेक्शन में से क्वांट में अगर 5 सेक्शन 3 करना है, तो आपके पास अब गोल्स छोटा हो गया। भैया अगर आपने सोच लिया मुझे अर्थमेटिक करना है या अलजेब्रा अर्थमेटिक करके आऊँगा, तो 15-16 क्वेश्चन में करना, और 40 मिनट, तो अब 3 मिनट आपके पास हर क्वेश्चन के लिए, तो शायद आप थोड़ा टाइम दे के चलोगे। तो सिली मिस्टेक इसी कारण भी होती है, और जल्दी करने चक्कर में बच्चा सोचता है कि मैं 22 की बात करके आऊँगा, ये प्रॉब्लम हो जाती है। सिली मिस्टेक मुझसे भी होती थी। मिस्टेक के लिए एक टेक्निक जो मैं अपने स्टूडेंट्स को बताता हूँ, अर्ली पार्ट ऑफ प्रिपरेशन, शायद वो चाहे तो अभी भी कर सकते हैं, इफ दैट्स द प्रॉब्लम एरिया, कि आप क्या करो। जैसे अगर सपोज मैं एक परसेंटेज टॉपिक ले लेता हूँ, एंड आई नो आई एम मेकिंग मिस्टेक्स इन कैलकुलेशन, तो मैं स्टूडेंट्स को सजेस्ट करता हूँ कि परसेंटेज के 10 इजी क्वेश्चन ले लो, और अपने लिए से आपको लग रहा है कि 10 क्वेश्चन है, हर एक में 30 सेकंड्स लगेगा, 40 सेकंड्स लगेगा, तो एक 4-5 मिनट का टाइम सेट करो, एंड ट्राई टू गेट ऑल द 10 क्वेश्चंस करेक्ट, जस्ट टेक इजी क्वेश्चंस। तो ऐसी प्रैक्टिस आप हर रोज 10 दिन तक, मतलब ऐसे 10 दिन तक करो, एंड ट्राई टू अचीव दैट 100% एक्यूरेसी। तो ये जो आपका फियर है ना, काफ़ी स्टूडेंट्स क्या करते हैं पता है, क्वेश्चन सॉल्व कर लिया फिर भी 2 बार जाके कैलकुलेशन चेक करेंगे, मैंने कहीं वो 25 + 35 मैंने ऐसे तो नहीं कर दिया था ना। तो ये वाला जो फियर है ना, वो आपके अब स्कोर को पीछे धकेल देता है।
तो आप कोशिश करो कि आप अपने कॉन्फिडेंस को साथ में लेके जा रहे हो, और वो तभी होगा जब आपने उसको टेस्ट किया है। एंड ये क्वेश्चन तो मेरी अगेंस्ट आ रहा है, बट हाउ एफिशिएंट इज इट कि आप किसी ऐसे बंदे से पूछो स्ट्रैटेजी या इनपुट्स जिसको आपको लगता है कि उसके आपसे ज़्यादा मार्क्स आए, तो आपको क्या उससे पूछना चाहिए या नहीं पूछना चाहिए? अभी क्या है कि बहुत सारे टेलीग्राम ग्रुप्स बन गए हैं, व्हाट्सएप ग्रुप्स बन गए हैं, तो इट माइट बी पॉसिबल ग्रुप स्टडी करते हैं बच्चे रात को 2-2 बजे डाउट्स भेज रहे होते हैं, ठीक है। तो मान लो आपको पता है कि किसी के मार्क्स सबसे ज़्यादा आ रहे हैं, आपका कोई दोस्त है, टेलीग्राम में कोई है, तो शुड यू आस्क देम कि उनके क्या इनपुट्स हैं? वही है कि उसकी अच्छी चीजें लपेट लो ना, ठीक है। अब उसने कुछ और, तुम अच्छी चीजें गेन कर लो दूसरों की। अब सारी चीजें तो नहीं तुम लपेट सकते उससे। जो अच्छा कर रहा है वो तुम भी करना शुरू करो, तुम्हें लग रहा है वहाँ से इंप्रूवमेंट हो जाएगा, तो अच्छी बात है। पर यहाँ पे एक चांस ये भी रहता है कि मतलब अब बच्चे हैं, कुछ भी ज्ञान पेलते रहते हैं, तो किसी ने ये बता दिया कि अरे ये तो 5 दिन में मैंने निपटा दिया, अब मैं भी अरिथमेटिक 5 दिन में करने चला गया और मैंने कुछ किया ही नहीं। सो वी नीड टू बी जूडियस कॉशियस बिफोर वी टेक एनीवन सजेशन, ठीक है। मतलब आपको सोच समझ के लेना है, ऐसा नहीं कि हाँ उसे बताया 5 दिन में हो जाएगा। वही ना, जिसका 39 परसेंटाइल आ रहा होता है वो बोलता है मेरा 93 आया था, ठीक है। वो अच्छा, उसने अच्छे क्वेश्चन कर रखे हैं डिजिट रिवर्स वाले, ठीक है। तो ऐसा ना हो, ठीक है, मतलब जेन्युइन बंदा हो जिससे तुम पूछ रहे हो, अदरवाइज पूछो ही मत। तुम्हें अपना पता है, सबको पता होता है कि मैं कितने पानी में हूँ, ठीक है। अब मैं मानता हूँ कि हाँ चलो ठीक है, 100 में से एक बच्चा हो जिसको नहीं पता यार कितना आ सकता है, नहीं पता अपने को, लेकिन बाकी सबको पता होता है, ठीक है, कि हाँ मैं इतने क्वेश्चंस इस मतलब मैं कर सकता हूँ, एवरेज मेरा ये जा रहा है, ठीक है। अब तुम दूसरों से तभी पूछ रहे हो, तुम खुद ही डिस्ट्रैक्टेड हो रही है, मतलब तुम्हें पता ही नहीं तुम्हें क्या करना है। सबको पता है, हो सकता है यार वो तुम्हारा जिससे तुम पूछ रहे हो उसने वो तुमसे 6 महीने पहले प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी होगी, डेफिनेटली उसका अच्छा स्कोर आएगा, ठीक है। अब तुम किसी ऐसे बंदे से बात करो जिसका कम आ रहा है, तो हो सकता है उसने तुम्हारे बाद प्रिपरेशन स्टार्ट करी हो, वो कितना कैच कर पा रहा है, उसका डेली रूटीन क्या है, ठीक है। तो ये बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो इस पर डिपेंड करते हैं कि उससे पूछना चाहिए या नहीं पूछना चाहिए, ठीक है। मतलब मेरे साथ ये था कि मेरा फ्रेंड भी मेरे साथ ही पेपर कर रहा था, हम सेम कॉलेज में थे, तो हम सेम कॉलेज कोचिंग में जाते थे, सेम, तो हमारा मतलब ठीक था, हम दोनों का रूटीन एक था। अब तो बच्चे बहुत ज़्यादा, मतलब हमारे टाइम पे इतना डिस्ट्रैक्शन भी नहीं था, ठीक है। मैं तो सोशल नेटवर्क से बहुत दूर रहता था, ठीक है। व्हाट्सएप भी उड़ा दिया, ठीक है। मतलब ये मैं हटाई, मतलब इंस्टॉल ही मार देता सीधा, ठीक है, पेपर के बाद चलाएंगे अब। तो उस मतलब वही अपना ग्रुप जो है अच्छी तरह होना चाहिए, और ये नहीं कि 10 लोगों का ग्रुप है, ठीक है, कोई एक भी हो जिससे तुम डिस्कस कर लो तो ठीक है, चल जाएगा काम। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि अगर आप कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन फेस करते हो मॉक में, आपको कैसे पता लगेगा कि वो डिफिकल्ट क्वेश्चन? LOD2 LOD3 मतलब तो बुक में तो लिखा रहता है कि ये एक्सरसाइज B है, ये LOD2 है, मॉक में कैसे? तो लोग बोलते हैं कि डिफिकल्ट क्वेश्चन है स्किप कर दो, आपको कैसे पता कि वो डिफिकल्ट क्वेश्चन है? कोई भी क्वेश्चन डिफिकल्ट कैसे बनता है व्हेन देयर इज मल्टीपल कॉन्सेप्ट्स हैव बीन मिक्स्ड। जैसे अगर मैं एक प्रोग्रेशन के क्वेश्चन में लॉगरिथम भी मिला दूँ और साथ में अलजेब्रिक इक्वेशन भी डाल दूँ, डिफिकल्ट थोड़ा सा बनेगा। लेकिन अगर मैं एक सिंपल लॉगरिथम के लॉ ऑफ लॉगरिथम के बेसिस पे क्वेश्चन रख दूँ, ईजी बन गया। अब उसके बीच में मॉडरेट तो डिग्री वाइज है, सब्जेक्टिव है, तो आप ये देखो कि आप कितना लोड उठा पा रहे हो और उसके हिसाब से ट्राई करो आगे। कॉन्सेप्ट्स क्लियर रखो, बाकी जैसा आप प्रिपेयर्ड हो वैसे करते जाओगे। अच्छा, डिफिकल्टी लेवल ना पर्सन टू पर्सन डिफरेंट होती है। जिसने बहुत पढ़ाई की हुई है, इंजीनियर है, साल भर से पढ़ रहा है, उसके लिए कोई एक डिफिकल्ट क्वेश्चन बहुत आसान होगा, और जो 2 महीने पहले स्टार्ट किया या जो नॉन मैथ्स बैकग्राउंड उसके लिए एक बहुत इजी क्वेश्चन भी डिफिकल्ट होगा। तो इट डिपेंड्स अपॉन हाउ यू प्रैक्टिस, कितना प्रैक्टिस किया आपने, और कॉन्सेप्ट पर आपको पता है टाइम स्पीड, जैसे ये कॉन्सेप्ट आते आता है तो उस पर 10, 12, 15 क्वेश्चन करके जाने चाहिए आपको। और इस समय 45 डेज बचा है, आपके पास बहुत कम टाइम है, तो कुछ पर्टिकुलर चैप्टर कर लीजिए, तो आपको डिफिकल्टी वाला लेवल ही खत्म हो जाएगा। आपको मालूम है मुझे ये करके जाना है, मैं 4 चैप्टर पढ़ के जाऊँगा, मुझे 8 क्वेश्चन करना है, आपका वो डिफिकल्टी चली जाएगी वो। पर LOD पे तो ना मतलब ध्यान देना, सीरियसली बता रही हूँ, क्लास में जब टेस्ट वगैरह भी करवाते हैं क्लास में, तो स्टूडेंट्स का कैसा वो रहता है एटीट्यूड। अगर कोई टेस्ट दिया उसमें सारे ना बच्चों ने अच्छा कर लिया, तो आएंगे मैम नेक्स्ट टाइम कैट लेवल का दो। अच्छा तो ये किसका दिया था मैंने, मतलब ये मेरे घर में दुकान है, कहीं से निकाला है मैंने, ये किस लेवल का था। या अगर एक टेस्ट दो जिसमें मुश्किल आए, मैम कुछ ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो गया आजकल, फिर कैट लेवल का दो। अच्छा तो ये मैंने GMAT का दिया। तो ये ना ये LOD इज लाइक एज भरत से सेड, तो सब्जेक्टिव है। तो VARC में तो लाइक द पॉइंट आई से इज कि द बेस्ट द स्मार्टेस्ट वर्क इज रियलाइज करो कि ये दुश्मन तुम्हारे बस का नहीं है। Within 30 seconds you have to understand that this is a question worth dumping. होता क्या है, स्टूडेंट रियलाइज नहीं करता है, he ends up wasting 3 to 4 minutes, फिर उसको रियलाइज होता सत्यानाश तो गंदा क्वेश्चन था, अब चलो, तो जो 3 मिनट गए वो कहाँ गए, राइट? तो ये within 30 seconds you should realize कि things are not falling in place, निकलो यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो।
हम भी नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं कि रिवीजन और लर्निंग न्यू कॉन्सेप्ट्स के बीच में क्या फाइन बैलेंस होना चाहिए इस समय। तो अगर मेरे पास 40 दिन बचे हों, ऑब्वियसली मेरे दिमाग में आएगा कि अब मैं नए क्वेश्चन सीखने शुरू करूं या जो मैंने कर लिया है वो रिवाइज करूं। ज़्यादा मतलब टाइम पुरानी चीज़ों को दो। अगर कुछ पढ़ा हुआ है वही अगर याद नहीं है तो फिर क्या फ़ायदा है, ठीक है। तो रिवीजन का हमारा एक अलग रूटीन होना चाहिए, और नई चीज़ अगर कुछ ज़्यादा ज़रूरी है, फॉर एग्जांपल अगर किसी ने भी टाइम स्पीड डिस्टेंस नहीं बढ़ा, ठीक है, मतलब एक किसी भी टॉपिक की बात कर सकते हैं, उसका वेटेज है, हमने देखा कि यार 17 से 21 12 स्लॉट्स हमारे हुए हैं, उन 12 स्लॉट्स में हर बार क्वेश्चन आया है, तो इट मीन्स हमें वो पढ़ना है, ठीक है, हम उसको छोड़ के नहीं जा सकते टॉपिक को। तो नया गेन करो, लेकिन नए गेन के चक्कर में अपना पुराना मत भूलो, ठीक है। वो होना चाहिए, मैंने बोला ना वीकली रूटीन बना सकते हो कि मंडे इज फॉर दिस टॉपिक, ठीक है, ट्यूसडे को मैं टॉपिक रिवाइज करूंगा। रिवीजन ज़्यादा ज़रूरी है अभी, और किसी नए सोर्स को मत पकड़ो, जो पहले पढ़ा हुआ है ना उसको भी रिपीट कर लोगे ना, रिपीटेशन से कॉन्फिडेंस आएगा, सिली मिस्टेक्स खुद ही दूर हो जाएंगी, ठीक है, एक्यूरेसी तुम्हारी बढ़ जाएगी, तुम्हारी स्पीड बढ़ जाएगी। दीज आर द फैक्टर्स। और मतलब एक होता है ना, मैं तो हमेशा बोलता हूँ कैट इज ऑल अबाउट कॉन्सेप्ट्स, ठीक है, कैट में और वही स्नैप में, स्नैप इज ऑल अबाउट स्पीड कितनी है तुम्हारी, ठीक है। तो अगर तुम्हारी कॉन्सेप्ट बिल्डिंग अच्छी तरह हो रखी है ना, तो तुम कोई भी क्वेश्चन उठा लो प्रीवियस ईयर का, वो बिना कॉन्सेप्ट के बना ही नहीं है। वो कोई ना कहीं मतलब एग्जामिनर चाहता है कि यार बच्चे को ये कॉन्सेप्ट अगर पता होगा ना, वो इस क्वेश्चन को डील कर लेगा। तो कॉन्सेप्ट बिल्डिंग अगर ठीक है ना, तो फिर वो LOD 1 LOD 2 LOD 3 मतलब वो मतलब किताबों वाली बातें हैं, ठीक है। कॉन्सेप्ट बिल्डिंग अच्छी है तो फिर सारे LODs हमारे लिए बराबर हैं, ठीक है। तो वो ठीक है, मतलब अच्छे। अच्छा, तो इसमें ना 23 के स्टूडेंट, अब तो खैर 40 डेज बचे हैं, रिवीजन बता दिया शोधित ने। नेक्स्ट ईयर के स्टूडेंट को अब करना ये चाहिए कि ये सिचुएशन एक साल बाद फिर आएगी, उस वक्त भी न्यू स्टूडेंट आएंगे कि सर रिवीजन करें। तो अभी से आप लोगों को एक नोटबुक बना लीजिए। व्हेन यू स्टार्ट रीडिंग समथिंग, माना आप अर्थमेटिक पढ़ रहे हो, उसमें एक रेशियो पढ़ रहे हो, आउट ऑफ दीज 200 आपको कहीं ना कहीं 10 से 15 क्वेश्चन ऐसे लगेंगे जिसमें आपको 2 बार देखना पड़ा, ये सॉल्यूशन एक बार देखना पड़ा, उनको आप नोट करते जाइए विद सॉल्यूशन। वो एक नोटबुक आपकी होनी चाहिए। एट द एंड ऑफ 1 ईयर यू हैव अराउंड 500 600 क्वेश्चन जो आपको दूसरी बार में या तीसरी बार में समझ नहीं आए थे। अब वो आखिरी के 40 दिन उसी कॉपी को देखना है आपको। So I am aiming for 23. I clear all the quant concepts, but I am unable to solve it practically. I face difficulty in while solving. I'm unable to apply the concepts. What's the suggestion for that? So he's saying कि let's say मैंने 23 start किया and I've covered the concepts, like I've gone through the basics, but I'm still not able to solve the question. So पहले तो स्टार्ट करो इजी क्वेश्चन से, उसके बाद धीरे लेवल बढ़ाओ अपना। फर्स्ट लेट्स से सॉल्व 20 क्वेश्चन इजी लेवल, देन सी कि आप आउट ऑफ 20 हाउ मेनी यू आर एबल टू सॉल्व। मान लो 18 आपसे हो गए, तो वो दो क्वेश्चन वो आप लिख लीजिए। नेक्स्ट गो फिर हायर लेवल, देन हायर लेवल। तो आपको सेग्रीगेट करना पड़ेगा कि दिस इज व्हाट आई कैन डू एंड दिस इज व्हाट आई कांट। उनको आप नोट कर लो, वो आपको बार बार देखना है। Yeah, thank you so much guys for joining us and hope ये session helpful रहा हो। Yeah. Hi,